देश में समाज को एकजुट करने और यादव समाज की आवाज को बुलंद करने के मकसद से आज कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा उनके प्रयास किए जा रहे हैं। इसी फेरिस्त में यादव समाज की आवाज को आगे बढ़ाने की श्रृंखला में दिल्ली के छतरपुर इलाके में अखिल भारतीय यादव महासभा अहीर के राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार के चेयरमैन हंसराज अहीर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे और उन्होंने विधिवत रूप से रिबन काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही सबसे बड़ी संख्या में यादव समाज के सदस्य मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के माध्यम से यादव समाज को शिक्षा और रोजगार के स्तर पर आगे बढ़ाने की ओर जोर दिया गया। इस मौके पर जातिगत जनगणना पर भी विशेष चर्चा की गई। हालांकि कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि ने सर्व समाज को एक साथ आगे लेकर चलने की बात कही और कहा कि इस कदम से समाज को और अधिक बल मिलेगा। दिल्ली से गणेश यादव की खास रिपोर्ट। आज यहाँ पर छतरपुर एरिया है, छतरपुर एरिया में दिल्ली में अखिल भारतीय यादव महासभा के कार्यालय के उद्घाटन शुभारंभ प्रसंग पर मुझे बुलाया गया है। यहाँ के जितने भी इस एरिया में रहने वाले यादव भाई हैं, हरियाणा से भी हैं, उत्तर प्रदेश से भी, दिल्ली प्रदेश के भी और आर्मी प्रदेश के कुछ बड़े बड़े नेता लोग आए हुए हैं। अशोक यादव जी ने और करण यादव जी, इन लोगों ने कार्यालय का यहाँ निर्माण किया है और अनेक पदाधिकारी यहाँ उपस्थित थे। और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यादव महासभा यादव के लिए नहीं, तो समस्त समाज के साथ में देश के लिए भी काम करती है। और ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं कि यादव भाइयों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा लेते हुए जो हमारे कुलदेवता है, देश के लिए हम चिंतन करने वाले वर्ग के बीच में खड़ा हूँ। राष्ट्रभक्ति, देश के लिए काम करना हमारे सभी के खून में है। तो मैं समझता हूँ कि समाज की प्रगति के साथ में देश का भी चिंतन होगा और सभी के विकास के लिए संघर्ष होगा। इसलिए मैं यादव भाइयों के बीच में आकर शुभकामनाएं देने के पहुँचा हूँ। धन्यवाद। जातिगत जनगणना कई बार ऐसे कोशिश की गई, भिन्न दलों ने अलग अलग समय पे जाति जनगणना की बात करी, लेकिन अभी वैसे क्योंकि ये केंद्र सरकार के हाथ में है सारी चीज़ें, केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का है ये मामला, किसी भी राज्य के हाथ में नहीं है। लेकिन पॉलिटिकली बेनिफिट लेने के लिए कुछ पार्टियां इसको भाई राजनीतिक रूप दे रही है। आरक्षण 27% ओबीसी को मिलना ये ज़रूरी है। जो हमारे पूर्वजों ने मेहनत करके, कड़ी मेहनत से हमें 27% आरक्षण का हकदारी बनाया है, उसके बाद ये जो ओबीसी का एक पूरा राजनीतिक एजेंडे के रूप में इसको देखा जा रहा है, क्योंकि एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है जिसके हिसाब से ये होना चाहिए। क्योंकि मैं अभी अखिल भारतीय यादव महासभा में आया हुआ हूँ, तो मैं तो ये चाहूँगा कि भाई आरक्षण भी बढ़ना चाहिए, 27% से ज़्यादा हो जाए और क्या कहते हैं, सबको समाज में इसकी जनगणना भी होनी चाहिए। लेकिन क्या समय अभी देश को आगे ले जाने का है, अभी ये जातियों में बांटने का, अलग अलग बातें करने का समय नहीं है। मेरा ये मानना है कि इसको केंद्र को सोच समझ कर इसकी जनगणना करनी चाहिए, फिर उसको सार्वजनिक करना चाहिए। देखो पूरा का पूरा राजनीति ये क्या ना, कुछ लीडर्स, कुछ पार्टियां जो चुनाव के टाइम पे ही सारी चीज़ें करती हैं। अगर मैं पॉलिटिकली बात करूँ और बीजेपी के नाते बात करूं तो आप देखोगे कि जब भी चुनाव आता है, हमारे कांग्रेस के कुछ बड़े लीडर्स हैं जो प्रधानमंत्री भी रहे हैं, प्रधानमंत्री बनना भी चाहते हैं, वो लोग मंदिरों में जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनके बारे में पूरा की पूरी जानकारी है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके पिताजी का नाम क्या था, वो किस खानदान से आते हैं। तो ये फिर जैसे चुनाव आएगा आप ओबीसी की बात करना शुरू कर देंगे। आपको याद होगा कि जब हम बीजेपी चुनाव लड़ती थी तो हम एक नारा देते, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, धारा 370 कश्मीर की हटाएंगे। तो लोग हमें कहते थे यार ये तो चुनावी बात करते हैं, ये करेंगे नहीं, ना तो इनकी सरकार कभी आएगी, ना ये 370 हटेगी, ना मंदिर बनेगा। आज हमने मंदिर भी बना दिया पूरे देश में और उसके बाद ये 370 धारा भी हट गई। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये समय समय पे जब चुनाव आता है तो अलग अलग रूप से अपने आप को प्रोजेक्ट करती हैं। आज उन्होंने इंडिया के नाम, खुद ही इंडिया का नाम रख लिया अपने गठबंधन का, जबकि देश भारत हिंदुस्तान रखने की बजाय एक इंडिया गठबंधन देखे कि हम इंडिया के मालिक हैं और एक सारी पार्टियों ने मिलकर गठबंधन बना लिया। तो केवल राजनीति के एजेंडे के थ्रू ये लोग काम कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर अशोक यादव है और मैं संस्था अखिल भारतीय यादव अहीर का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हरियाणा में तो सिर्फ ये ऐसी संस्था है पहली बार यादव समाज की कि इसके 7 राज्यों के 29 लोग तो संस्थापक सदस्य हैं।
इस संस्था में कोई भी 2 कार्यकाल से ज़्यादा नहीं रह सकता। बहुत पारदर्शी संस्था है। पूरी संस्था ऑनलाइन है। इसमें हाथ के शुल्क से लेकर के, किसी अनुदान से लेकर के, खर्चे से लेकर किसी भी मामले में कोई हाथ की कार्रवाई नहीं है। जो कुछ भी है ऑनलाइन है। सदस्यता ऑनलाइन है। पदाधिकारियों के चयन का वोटिंग ऑनलाइन है। पदाधिकारियों के लिए जो भी सिस्टम बना होता है वो सब पूरा ऑनलाइन है, पारदर्शी है। अभी वैसे तो हम पिछले महासभा को 2003 से हम राजस्थान में जब मैं अध्यक्ष बना था तब से चला रहा हूँ। मेरा अनुभव आया कि प्राय समाज में भी ये देखने को मिलता है, कई बार जिलों में, तहसीलों में पदाधिकारी बन जाते हैं और केंद्र तक सूचना नहीं आ पाती थी। तो हमने ये सब चीज़ समाप्त करते हुए सूदी किसी भी तरह की गतिविधियाँ होंगी पूरे देश में, तहसील स्तर पर, गाँव स्तर पर, वो सीधी सूचना महासभा के केंद्र कार्यालय पे आई। तो एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि समाज की छोटी सी छोटी बात केंद्र तक आएगी और केंद्र की छोटी छोटी बात गांव गली मोहल्ले तक जाएगी। महासभा का उद्देश्य सिर्फ सामाजिक समरसता और समाज के विकास के लिए है। इस महासभा ये सार्वजनिक महासभा है। हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। हम उनकी परंपरा के अनुसार ही इसका सारा काम समाज के बीच में ले जाते हैं। उनकी विचारधारा को समाज के बीच में, अपने समाजों के साथ अन्य समाजों में भी हम ले जाते हैं। समाज बहुत बड़ा है। देश में रजिस्टर बहुत सारी जातियां हैं। हम ये देख रहे हैं कि सभी जातियों को जो सामाजिक रूप से सरकार से जो लाभ मिलना चाहिए, सुविधाओं का लाभ तो मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे सरकारी पदों पर, राजनीतिक नियुक्तियों में, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो उनका अभी वो नगण्य है। यादव महासभा अपने समाज के साथ साथ अन्य समाज को भी पैरवी करेगी और अन्य समाज की समरसता के लिए जो भी राजनीतिक हित में और सामाजिक हित में, सरकारी सरोकार में हित में जो भी होता है उसके लिए वचनबद्ध है। अभी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जातिगत गणना तो मैं हो जाना चाहिए कि अभी उदाहरण के तौर पर जैसे हमारे यहाँ अल्पसंख्यक का दर्जा मुसलमानों को मिला हुआ है और बहुत सारा लाभ वो ले रहे हैं। आज की तारीख में उनकी संख्या 14% हो गई, तब वो अल्पसंख्यक नहीं रहे। जैन समाज है, अल्पसंख्यक में देखा जाए उनकी संख्या हो गई। तो ऐसे अगर सभी जातियों में अगर सबका जाति आधार पर गणना हो तो बहुत सारी जातियां अल्पसंख्यक में आ जाएंगी। तो उनको भी लाभ मिलना चाहिए, लेकिन उनकी गिनती ही नहीं है। जब गिनती नहीं है तो अब वैसे गिनी चुनी जातियाँ कोई 20 जातियाँ होंगी जिनका सरकारी रिकॉर्ड बड़ा लंबे चौड़े नौकरियों में देखने को मिलता है। मैं तो खुद अपने समाज की बोलता हूँ। और बहुत सारे आज देश में कम से कम 28,000 जातियाँ और उसकी उपजातियाँ बनी हुई हैं। तो अब उनमें उनके कहाँ नाम आ रहे हैं? गिनती के लोगों के नाम आ रहे हैं। अब हम देखते हैं प्रमुख जाट, गुर्जर, यादव, ब्राह्मण, कुछ ही गिनती जो इनके नाम आते हैं, बाकी जातियों के नाम नहीं आते। और उसी अनुपात में उनको आरक्षण होना चाहिए। बहुत सारी जातियों के अभी सामाजिक लाभ भी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मिलता है। जो लोग राजनीति में स्थापित हैं, मैक्सिमम लाभ उन्हीं जातियों को मिल रहा है। और जिन जातियों का नहीं है, राजनीति में सरकार में वर्चस्व नहीं है, वो उनको कोई लाभ विशेष नहीं मिल पाता। कहने की बात कुछ भी हो, हम भी कहते हैं तो, लेकिन होना ये चाहिए कि जाति आधार पे ये आरक्षण बिल्कुल खत्म होना चाहिए और जिनकी जितनी संख्या है उस अनुपात में उनको आरक्षण दे देना चाहिए। और उसमें भी सरकार कर सकती है कि जो क्रीमी लेयर है उनको दूर रखे, गरीबों का जो एक सेट मार्जिन करे और उनका ये नहीं हर बार एक सेट गिनती कर दे और सीरियल वालों का चयन होता जाए। आज के मुख्य अतिथि हंसराज अहीर जी, जो कि ओबीसी के राष्ट्रीय चेयरमैन हैं और दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, मुख्य अतिथि हैं, और सुनील यादव जी ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वो भी आ रहे हैं। उनको भी हमने मुख्य अतिथि के रूप में लिया है। और भी हमारे बड़े गणमान्य लोग आए हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय यादव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अशोक यादव जी, वो भी आए हुए हैं। ब्रिगेडियर आए हुए हैं और बिहार से भी अध्यक्ष आए हुए हैं। ये संस्था 22-23 प्रदेशों में बन चुकी है और मेरे को जिम्मेदारी दी है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनने की। तो मेरे को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम दिल्ली में अपने समाज और अन्य समाज को जो भी हमसे हो सकता है उनका सहयोग करके, उनका
जो भी हमसे सहयोग होगा हम उनका सहयोग करेंगे और गरीबों की सहायता करेंगे और जो पिछड़े हैं उनको जो हमसे मदद हो सकती है वो करेंगे। जो जिम्मेदारी समाज ने दी है उसको हम भली भांति मतलब उसको निभाएंगे और हम अपने समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे और जो जिस लायक हैं कि जो इतने गरीब हैं कि बच्चों की शादी नहीं कर सकते, बच्चे अपने बेटियों की शादी करने में भी असमर्थ हैं, उनकी बेटियों की शादी करेंगे और जो हमसे सहायता होगी पढ़ाई में लिखाई में गरीबों की वो हम करेंगे और वो हम पहले से करते आए हैं। हम समाज सेवी हैं और हमने आज से नहीं शुरू से ही सेवा करते आए हैं। पहले हम प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, आज इन्होंने जिम्मेदारी अध्यक्ष की दी है तो हम पूरे प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते पूरे प्रदेश के जो भी हमारे यादव भाई हैं उनकी सेवा करेंगे और जो यादवों का मंच भले ही 4 हो या 3 हो, अगर यादवों के हित की जो भी बात होगी तो उसमें हम सब मिल कर के काम करेंगे। हम सब मंचों के साथ जो भी दिल्ली प्रदेश में 2 या 3 यादव सभाएं जो बनी और हम जहां पर यादवों की कोई बात होगी वहां सब हमारे जो समाज जो हमारा मंच बना है वो सब साथ होगा और सब लड़ाई लड़ेंगे हम मिल कर के। नहीं, देश में जाति जनगणना तो होनी चाहिए क्योंकि जिसकी जितनी जाति उतना उसका हिस्सा उसे मिलना चाहिए, क्योंकि पिछड़ों को जो अति पिछड़े हैं उन्हें ज़्यादा मिलना चाहिए, जो कम पिछड़े हैं उन्हें उससे कम मिलना चाहिए, जो नहीं पिछड़े हैं चाहे किसी भी जाति के हैं तो उसे नहीं मिलना चाहिए। तो ये जाति गणना तो होनी चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए। बिल्कुल हम सरकार से मांग करते हैं कि सभी प्रदेशों में जाति जनगणना होनी चाहिए और जो हमारे पिछड़े हैं उन्हें हक मिलना चाहिए। ये हम अपनी यादव जाति के लिए नहीं, हम पूरे सब हर कास्ट के लिए साथ हैं, हर कास्ट के लिए लड़ेंगे, हर कास्ट के लिए काम करेंगे और पूरे प्रदेश में देश में हम काम करेंगे। जो हमारे गरीब हैं उनके लिए उनको मदद मिलनी चाहिए, सरकार से मिलनी चाहिए, उसके हिस्सेदारी से मिलनी चाहिए।